हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स गुरुकुल और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस हम लोगों ने हिस्ट्री दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री को शुरुआत की है एंड गाइस लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि क्यों यूरोपियंस इंडिया एंटर हुए थे, क्या वजह थी उनके एंट्री की और किस तरीके से यूरोपियंस ने आपस में लड़ाई लड़कर तमाम सुपर पावर्स जो भी एंटर हुई थी इंडिया में उस टाइम पर, ट्रेडिंग पावर्स, उनको सबको एलिमिनेट कर ब्रिटिश एम्पायर ने हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन लोगों ने हमारी जो है उस टाइम के ट्रेडिंग सेंटर्स जो हमारे इंडिया के हुआ करते थे उनको कैप्चर किया है। गाइस चलिए आपको पहले तो ये चीज़ आपने पढ़ी ली होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया और यहां पर मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो देखिए गाइस, आपको पता है कि इंडिया कुछ इस तरीके से है, मैप इंडिया का। और जब ब्रिटिशर्स की एंट्री इंडिया हुई थी उस टाइम पर इंडिया के मशहूर या फेमस जो ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे, एक बंगाल है, मैसूर है एंड महाराष्ट्र है। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इन तीनों सेंटर्स को कैप्चर किया। हम देखेंगे बंगाल को कैप्चर कैसे किया गया, हम देखेंगे मैसूर को कैसे कैप्चर किया। मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहले बंगाल, उसके बाद मैसूर और गाइस ये महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, ये मराठा। इन तीनों को किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया, बिकॉज एट दैट टाइम दीज स्टेशंस वर द फेमस ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ इंडिया। यहां से आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रेच, अगर हम ज्योग्राफी जब डिस्कस करते हैं हमें पता चलता है कि इंडिया के प्लेन्स यहां पर लाई करते हैं, जिनको हम नर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। दोस्तों याद होगा, आपको ज्योग्राफी में पढ़ा है, नर्दर्न जो प्लेन्स यहां पर हैं। यहां पर नीलगिरी हिल्स हैं और यहां पर स्पाइसेस बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और यहां पाई जाती है ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल में कॉटन बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, ये प्रोड्यूस कॉटन। तो देखिए ये तीनों चीजों को कैप्चर करने के लिए किस तरीके से ब्रिटिशर्स इन जगहों को कैप्चर करेंगे, इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे इनकी एंट्री टुवर्ड्स इंडिया, फिर हम पढ़ेंगे हमारे ट्रेडिंग सेंटर्स कैसे कैप्चर हुए, फिर इंडिया कैसे कैप्चर हुआ एंड उसके बाद आता है कैप्चर करने के बाद रिवॉल्ट, जो हम लोगों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिवॉल्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ बंगाल को लेकर, दैट व्हाई ब्रिटिशर वांट्स टू कैप्चर बंगाल, ठीक है। सो माई सेल्फ अंकुश ठाकुर, चलेगा स्टार्ट कर रहे हैं आज का। देखिए सबसे पहले बंगाल को कैप्चर करना। As far as your exam is concerned, और जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 चीजें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक बैटल ऑफ प्लेसी, दूसरी बैटल ऑफ बक्सर और तीसरा पॉइंट है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। गाइस ये 3 चीजें हैं जिनसे बंगाल को कैप्चर किया गया था। बंगाल आज की तरह बंगाल को मत सोचिए कि जितना आज का बंगाल का पार्ट है सिर्फ वही बंगाल था, नहीं। It consists of Assam, it consists of बांग्लादेश, ओडिशा, बिहार। इतना बड़ा एरिया था ब्रिटिशर्स के पास बंगाल का। चलिए बंगाल के देखते हैं। सो बंगाल की जब अगर हम बात करें तो बेसिकली बंगाल क्या था, इन मुगल पीरियड की जब हम बात करें, जब इंडिया में मुगल्स का रूल हुआ करता था, सो बंगाल वाज व्हाट, बंगाल एक प्रोविनेंस हुआ करता था। बंगाल वाज मोस्ट फर्टाइल एंड रिचेस्ट प्रोविनेंस। ये क्या था, एक प्रोविनेंस था, किसका, मुगल्स एम्पायर का, ठीक है। मुगल्स का ये एक प्रोविनेंस था जो काफी फर्टाइल था। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको पता है प्लेन्स यहां पर हमारे हैं, ठीक है, और यहां पर ये रिचेस्ट प्रोविनेंस भी था ऑफ मुगल एम्पायर एंड इंक्लूडेड प्रेजेंट डे बांग्लादेश, स्टेट ऑफ बिहार, ओडिशा। इतनी बड़ी स्टेट थी ये गाइस, इतना बड़ा प्रोविनेंस था ये मुगल्स का, इसीलिए तो ये इतना रिच था, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था किसके लिए दोस्तों, ब्रिटिशर्स के लिए।
अथॉरिटेटिव पावर ऑफ द प्रोविनेंस ले इन द हैंड ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, और इस प्रोविनेंस के ऊपर जो रूल किया करते थे उस टाइम पर उनको कहा जाता था नवाब ऑफ बंगाल, या गवर्नर्स के नाम से भी कहीं कहीं जगहों पर आपको किसी बुक्स में गवर्नर्स का भी जिक्र जो है वो हुआ है कि बंगाल वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर इन मुगल पीरियड में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम बंगाल की देखें, सो बंगाल हैड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर इट्स फेमस टेक्सटाइल, सिल्क, सॉल्ट पैटर जो एक केमिकल होता है। एक्सपोर्ट ऑफ फ्रॉम बंगाल टू यूरोप कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट पैटर, राइस, इंडिगो, पैटर, शुगर, पेपर, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा। इतनी चीजें कहां से एक्सपोर्ट होती थी? आपके बंगाल से यूरोप के लिए। तो देख रहे हो आप लोग बंगाल एरिया जो है वो यूरोप की कितनी बड़ी डिमांड को पूरा कर रहा है। अब यहां पर स्टोरी ये है कि ये माना जाता है कि क्यों बंगाल को कैप्चर किया गया। देखिए आपने लास्ट टाइम पढ़ा था दैट मुगल एम्पायर जो एक किंग थे फारूक सैयर, उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक मैग्ना कार्टा दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो फ्री ट्रेड कर सकती है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है टैक्स भरने की। लेकिन दोस्तों उनको कंपनी को अलो किया गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड में पड़ गए थे, और समझौते के अकॉर्डिंग, मैग्ना कार्टा के अकॉर्डिंग जो था वो ये था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अगर पर्सनल ट्रेड करेंगे तो उनको टैक्स देना है, और अगर वो कंपनी करेगी ट्रेड तो उनको टैक्स नहीं देना है। बट यहां पर यह देखा गया कि कंपनी के ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रेड में पड़ गए, जिसके चलते बंगाल की इकोनॉमी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी। और जब बंगाल के नवाबों ने इसके बारे में पता किया तो उनको पता चला असली रीजन इसके पीछे का, और जब उन्होंने उसका विद्रोह किया तो ब्रिटिशर्स उनके सामने तलवार लेकर, बंदूक लेकर खड़े हो गए। जब बंदूक लेकर खड़े हो गए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था नवाब के पास भी, तो नवाब भी साहब भी जो है वो तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, तो होती है बैटल ऑफ बक्सर, आई मीन टू से बैटल ऑफ प्लेसी एंड बैटल ऑफ बक्सर। यही रीजन है। चलिए देखते हैं क्या है। सो देखिए यहां पर बैटल ऑफ प्लेसी हो रही है, वॉज फॉट इन 1757। डेट याद रख लीजिएगा बिकॉज एग्जाम में डेट पूछी जाती है। सो बैटल ऑफ प्लेसी 1757 इन द प्लेसी, और प्लेसी भी इसको कहा जाता है, रीजन है कहां पर? वेस्ट बंगाल में, ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द भागीरथी रिवर। ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्ल्यू, एक तरफ अंग्रेजी सरकार के कंपनी के जो ऑफिसर हैं रॉबर्ट क्ल्यू है, और दूसरी तरफ कौन है? सिराज उद दौला है, द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच एलीज, और उनके साथ कुछ फ्रेंच के लोग भी हैं। सिग्निफिकेंस क्या हुआ इस बैटल का? द बैटल इज रिगार्डेड एज हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। इट एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन बंगाल। और यहां पर क्या हुआ दोस्तों? यहां पर क्या हुआ इस बैटल में? जो सिराज उद दौला थे, जो नवाब थे बंगाल के, उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके ही आर्मी के कमांडर ने उनको बिट्रे कर दिया, उनको धोखा दे दिया और जंग में जाने से साफ तरीके से मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिराज उद दौला इस लड़ाई को हार जाते हैं, और सिराज उद दौला को इस लड़ाई के दौरान ही मारा भी जाता है। और मारने के बाद ब्रिटिशर्स जो हैं अपना एक पपट नवाब बंगाल में एस्टेब्लिश कर देते हैं। जब वो अपना पपट नवाब वहां पर एस्टेब्लिश कर देते हैं, अब उनकी मन मर्जी के मुताबिक ही वो नवाब चलेगा। तो जो नवाब इनको रोक रहा था, जो उनके लिए एक मुसीबत थी, एक हर्डल था रास्ते में, उस कांटे को उन्होंने जल्दी साफ करके अपना रास्ता क्लियर किया। और यहां से आगे क्या होता है? अब थोड़े से टाइम के बाद जो उन्होंने अपना पपट नवाब वहां पर इंस्टॉल किया हुआ था, वो ही उनके विद्रोह में खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो अंग्रेजों ने शर्तें रखी थी वो मानने से मना कर गया, क्योंकि उसने भी देखा कि अंग्रेजी हुकूमत की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी की पॉलिसीज ऐसी हैं जो उनकी इकोनॉमी को खत्म कर रही है। तो उसने उनसे किए गए सारे तमाम वादे खत्म किए कि मैं आपसे जो भी आपने मेरे से ट्रीटी साइन की थी, मैं उस ट्रीटी को फॉलो नहीं करूंगा और ना ही मैं आपको रेवेन्यू दूंगा। तो ब्रिटिशर्स ने उसको भी नहीं बख्शा और उसके साथ भी एक लड़ाई जो है वो लड़ी। उस लड़ाई को हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764। दोस्तों दो लड़ाइयां याद रखनी है आपने, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, और बंगाल कैप्चर किया था किसने? अंग्रेजों ने। देखते हैं। वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेस कमांडेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो। यहां रॉबर्ट क्ल्यू है और यहां हेक्टर मुनरो है।
एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, और मीर कासिम जो है वो दूसरी तरफ से लड़ेंगे इनके साथ। नवाब ऑफ बंगाल टिल 1763, सुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्परर शाह आलम। तो देख रहे हो इस तरफ ट्रिपल अलायंस थॉमस मुनरो के साथ लड़ेंगे, सॉरी हेक्टर मुनरो के साथ लड़ेंगे, ट्रिपल अलायंस। लेकिन इस लड़ाई का एक और सिग्निफिकेंस भी है कि अगर ये लड़ाई ये ट्रिपल अलायंस हार जाएगा तो क्या होगा, तो यहां पर एंट्री कौन मार रहा है, मुगल एम्परर की। मतलब ये है कहने का कि अगर भाई साहब तुम ये लड़ाई हार गए तो मुगल एम्पायर टोटली खत्म हो जाएगा, मुगल एम्पायर को घुटने टेकने पड़ेंगे अंग्रेजी हुकूमत के सामने। और इसका रिजल्ट भी यही निकल कर आया कि ये ट्रिपल अलायंस हार गया। भाई साहब बताइए, ये ट्रिपल अलायंस जिसमें एक तरफ मीर कासिम है नवाब जो बंगाल के हैं, सुजाउद्दौला है जो नवाब ऑफ अवध हैं, और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। तो मुगल एम्परर खुद इस लड़ाई में एंटर हुए थे, और जब हार गए तो भाई साहब मुगल्स का सारी के सारा जो प्रॉपर्टी थी, जो सब कुछ था, वो सब का सब कहां चला गया दोस्तों, वो सारा का सारा चला गया अंग्रेजी गवर्नमेंट के पास। बहुत ही दर्दनाक ये लड़ाई थी। द बैटल रिजल्टेड इन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इस लड़ाई को हारने के बाद इस ट्रिपल अलायंस के साथ एक ट्रीटी साइन की गई। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो हुई है 1765 में। याद रखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मुगल एम्परर सरेंडर सॉवरेनिटी टू द बंगाल ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिशर्स। पहला लॉर्ड जो रॉबर्ट क्लीव थे, द विक्टर ऑफ द प्लासे बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, कैप्चर। और पहले गवर्नर भी जो है वो कौन बने, आपके रॉबर्ट क्लीव। उसके बाद हम देखते हैं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिली जिसको हम कहते हैं दीवानी ऑफ बंगाल। दीवानी ऑफ बंगाल का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। मतलब कि अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगहों का जो गाइस आपका रेवेन्यू है वो अब ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे और सारा पैसा उनके पास जाएगा। एंड साथ ही साथ वर ग्रांटेड द ब्रिटिश कंपनी इन द ल्यू ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख। उसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल को किस तरीके से कैप्चर हुआ। ये चीज आपको समझ आ गई पहले तो, फिर हम मैसूर पे जाएंगे। सो देख रहे हो आप लोग कि अंग्रेजों ने इंडिया आए सबसे पहले तो हमारे जो बंगाल के नवाब थे उनको किस तरीके से हराया, उसके बाद अपना ही एक पपट नवाब वहां पर एस्टेब्लिश किया, और फिर उस पपट नवाब के साथ भी लड़ाई लड़ी, और उसको भी हटाने के बाद खुद बंगाल के नवाब बन गए ब्रिटिशर्स। तो देख रहे हो इनकी पॉलिसीज। अभी तो आपने सिर्फ एक पॉलिसी देखी है, अभी आगे चलिए आप देखो इनके तरीके, तौर तरीके समझिए इनके कि ये किस तरीके से इंडियंस को तंग करेंगे, किस तरीके से इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम पर इंडियंस लाचार हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे देखिए इंडिया, जिसको आज आप इंडिया कह रहे हो ना, ये इंडिया बनने के पीछे की हिस्ट्री यही है। इस आज तक हम आपको लेकर आएंगे कि किस तरीके से क्या हो रहा था और कैसे हम लोग इससे लड़ रहे थे। उसके बाद हम एक और मशहूर जगह के साथ डील करेंगे, दैट इज मैसूर गाइस। मैसूर को कैप्चर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, इसके पीछे दो ही रीजन आपने याद रखना है। पहला रीजन है कि यहां पर गुड क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस मिलते हैं, मसाले मैसूर वाले एरिया में बहुत अच्छे मिलते थे, और यूरोप में मसालों को लेकर काफी ज्यादा डिमांड थी। और ये मैसूर दोस्ती जो है मैसूर की, वो ब्रिटिशर्स के साथ ज्यादा नहीं थी बल्कि फ्रेंच के साथ ज्यादा थी। टीपू सुल्तान जो है वो जैकोबिन क्लब के मेंबर भी रहे हैं। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा है तो जैकोबिन क्लब के मेंबर भी रहे हैं टीपू सुल्तान, जो यहाँ मैसूर में रूल करते थे। और मैसूर की जो आर्मी थी उसको ट्रेन भी फ्रेंच आर्मी ने किया हुआ था। सो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि मैसूर जो है उसकी दोस्ती फ्रेंच के साथ ज्यादा थी और फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ नहीं थी। एक जेलसी फैक्टर भी आप यहां पर ऐड ऑन कर सकते हो, और यही वजह थी कि ब्रिटिशर चाहते थे कि सारा का सारा प्रॉफिट हम कमाएं, बाकी कंपनीज यहां से चली जाएं और सारा प्रॉफिट हमारे पास आए। इसी के चलते तो उन्होंने मैसूर को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइज मैसूर की कहानी क्या है देखते हैं। द एंग्लो मैसूर वॉर वाज अ सीरीज ऑफ 4 मिलिटरी कन्फ्रंटेशन इन बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द रूलर ऑफ मैसूर। 4 वॉर्स लड़ी हैं गाइज,
कैन यू इमेजिन? 4 वॉर्स लड़ी है मैसूर को कैप्चर करने के लिए अंग्रेजों ने। जैसे पहली अगर हम बात करें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेकर 69 तक ये वॉर होती है। द वॉर कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड अ हाफ विदाउट एनी कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन इसका नहीं निकलता है। हैदर, दैट इज हैदर अली, जो उस टाइम पर मैसूर के रूलर थे, हैदर अली चेंज हिज स्ट्रैटेजी एंड सडनली अपीयर बिफोर द ग्रेट गेट्स ऑफ मद्रास, causing complete chaos and a panic at Madras. This forced the English to conclude a treaty with Hyder, ठीक है। और इस कब कोई वॉर, मतलब ये वॉर चढ़ी और कोई एंड नहीं हुआ, बल्कि लास्ट में इसमें ट्रीटी ऑफ मैड्रास जो है वो हुई थी, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ मैड्रास कब हुई है? 4 अप्रैल 1769। देखिए अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है। एग्जाम में या तो आपसे पूछेगा कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है उसका एंड क्या था, तो उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ मैड्रास लिखना। या ये बोलेगा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ मैड्रास हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैड्रास की डेट क्या थी, तो आपसे डेट पूछेगा। तो ये आपने याद रखना है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैड्रास कब हुई है, यहां पर डेट लिखी हुई है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, जितने भी प्रिजनर्स हैदर अली के ब्रिटिशर्स ने पकड़े थे और कॉन्क्यूर्ड एरिया थे, वो ब्रिटिशर्स ने वापस करना था। और हैदर अली को प्रॉमिस कर दिया गया कि आपकी मदद की जाएगी, इंग्लिश की मदद करनी है इन केस ऑफ वर्ड अटैक्ड बाय एनी अदर पावर। अगर कोई दूसरी पावर इन पर अटैक करेगी तो ये एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद होती है गाइस सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, हैदर अली अक्यूज द ब्रिटिश फॉर नॉट ऑब्जर्विंग द टर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ मैड्रास। हैदर अली ने देखा थोड़े समय के बाद कि ट्रीटी ऑफ मैड्रास जो साइन हुई थी, जिसमें यह बात की गई थी कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे जब कभी भी जरूरत होगी, लेकिन ब्रिटिशर्स इस ट्रीटी को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। जब फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो हैदर अली ने इनके खिलाफ क्या है, थोड़ी सी रिवोल्ट करने का सोचा एंड एप्रीहेंडेड डीपनिंग अलायंस बिटवीन मैसूर एंड फ्रांस, मेकिंग द अटेम्प्ट टू कैप्चर द पोर्ट ऑफ माहे। और यहां पर हैदर अली ने फ्रेंच के साथ मिलकर जो है माहे पोर्ट को जो है वो 1779 में भी कैप्चर किया। व्हाट अबाउट दैट? उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि 1780s में कंपनी वंस अगेन लॉन्च्ड अ वॉर अगेंस्ट हैदर अली। 1980 में आकर कंपनी एक और लड़ाई छेड़ देती है हैदर अली के लिए, एंड हु वाज जॉइंटली बाय निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, एंड हु वाज जॉइंड बाय, और इनको ज्वाइन किया गया निजाम ऑफ हैदराबाद मराठास के साथ, एज बोथ ऑफ देम फेड ब्रिटिश एक्सपेंशन इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। क्योंकि ये लोग भी डर गए थे कि ब्रिटिशर्स की जिस तरीके से ब्रिटिशर्स अपनी बंगाल को कैप्चर करने के बाद मैसूर को कैप्चर करने का सोच रहे हैं, कल को ये हम लोगों को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, इन्होंने ब्राइब कर दिया इसको, हैदराबाद के नवाब निजाम ऑफ हैदराबाद को, उसको गंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का दे दिया। कहता है ये ले तुम्हें हमारी तरफ से गिफ्ट, तुमने जो करना है कर लो। और जब निजाम को गिफ्ट मिल गया, निजाम हट गए पीछे से, और अब लड़ाई जो है वो होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हैदर अली डिफीट हो जाते हैं एंड द टेरिटरी ऑफ मैड्रास जो है वो किसके पास आ जाती है, ब्रिटिशर्स के पास। उसके बाद हम देखते हैं कि विद द डेथ ऑफ हैदर अली इन 1782 में हैदर अली की डेथ भी हो जाती है। द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। और यहां से आगे हम देखते हैं कि क्या होता है, यहां से आगे जब हैदर अली की डेथ हो जाती है, तो हैदर अली के डेथ के बाद हम देखते हैं कि यहां पर क्या है, यहां पे अब भागडोर जो है मैसूर की वो किसके हाथ में आती है दोस्तों, वो आती है टीपू सुल्तान के पास। अब टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेजों को सबक सिखाएंगे, वो देखेंगे कि किस तरीके से जो है इनको हराना है, ठीक है, किस तरीके से अंग्रेजों को हराना है। तो टीपू सुल्तान के साथ होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1789 से 1792 तक। दिस टाइम ब्रिटिश लुक फॉर सम अदर रीजंस टू अटैक मैसूर अंडर टीपू सुल्तान। Cornwall's attack on Mysore in 1790, since he had attacked the kingdom of Travancore, whose king was British ally. As a result क्या हुआ उसका, this war completely brought दिंदुगल, बारामहल, मालाबार under the British control. अब इस बार 2 वॉर्स में ब्रिटिशर्स सिर्फ मैसूर के कुछ एरियाज को कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन इस बार उनका जो इंटेंशन था वो ये था कि ये पूरे तरीके से मैसूर को कैप्चर करेंगे। इस मैसूर को जितने जल्दी हो सके इसको कैप्चर किया जाए और यहाँ इस एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे प्रॉफिट ब्रिटिश कंपनी को आना स्टार्ट हो जाए। दिस बैटल प्रूव्ड फ्रूटफुल टू द ब्रिटिशर्स एट इट रिजल्टेड टीपू सुल्तान डिफीट हो गए यहाँ पर एंड सरेंडर नियरली हाफ ऑफ द मैसूर ट्रीटी अलॉन्ग विथ
30 लाख रुपीज। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एक्चुअली। 330 लाख ब्रिटिशर्स को देना है और अपनी आधे से ज्यादा टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देनी है। ब्रिटिशर्स वर हैप्पी एट दैट टाइम, बट टीपू सुल्तान थोड़े नाखुश थे। अभी भी उनके अंदर वो जुनून था कि नहीं, मुझे इनके साथ लड़ना है, कुछ भी हो जाए। तो ये सब जब हुआ, एज अ रिजल्ट इन वॉर इंटिमिडेट टू द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम 1792। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट निकल कर क्या आता है गाइस? श्रीरंगापट्टनम ट्रीटी। याद रखेगा जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, इसके बाद क्या होता है? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम 1792 साइन होती है, जिसके अकॉर्डिंग हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ मैसूर जो है वो ब्रिटिशर्स को देना है और साथ ही साथ 330 लाख रुपया ब्रिटिशर्स को दिया जाएगा। व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब टीपू सुल्तान तो खामोश बैठने वाले हैं नहीं ना, तो टीपू सुल्तान ने क्या किया? फोर्थ मराठा एंड मैसूर इन्फ्लुएंस लेट डिक्लाइंड बाय 1797। द किंगडम ऑफ मैसूर वाज गिवन अ लॉस्ट ब्लो इन द फोर्थ बैटल टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि भाई साहब मैसूर को तो हम कैप्चर कर सकते थे, और अब उनका जो इंटेंशन था, आधा टेरिटरी वो पहले ले गए हैं, आधे के लिए उन्होंने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर पे का ऐलान कर दिया कि ये फाइनल वॉर होगी, ये फाइनल ब्लो होगा और अब मैसूर हमारा होगा। तो यहां पर देखिए क्या है? ब्रिटिश कॉलोनियल एग्रेशन बिगेन इन 1799 अंडर टीपू सुल्तान डाइड हो गए व्हाइल द डिफीटिंग हिज कैपिटल श्रीरंगापट्टनम। इंग्लिश जो है अनेक्स कैनरा, कोम्बोटेर, वडियर, धारापुरम बिसाइड द एंटायर सी कोस्ट ऑफ मैसूर। और मैसूर को कैप्चर करने के बाद उनके साथ उन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन कर लिया। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या है? सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये होता है कि अब जो रूलर मैसूर में रहेगा वो अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखेगा, बल्कि ब्रिटिशर्स उसकी हेल्प करेंगे। वो सिर्फ नाम का हेड होगा, वहां का देख रेख सब कुछ ब्रिटिशर्स करेंगे। तो आपने देखा गाइस आज की वीडियो में कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, दैट इज बंगाल और साथ ही साथ मैसूर जैसे हमारे उस टाइम के फेमस ट्रेडिंग सेंटर्स को कैप्चर किया। ऐसे ही वो मराठास को भी कैप्चर करेंगे और सिख एरिया जो है, दैट इज नॉर्थ इंडिया जो है, उसको भी कैप्चर करेंगे। सिख और मराठास के साथ क्या हुआ ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा सीखिए, मजा भी आएगा जानने में और पढ़ने में भी। बाकी जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो एंड डू कमेंट ऑल्सो। एंड गाइज लास्ट वीडियोस में भी आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा आपका प्यार देखने को मिला। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट गाइज। सो कल मिलते हैं आपके साथ एक और वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय एंड टेक केयर।